आज की इस क्लास का टॉपिक बोर एटॉमिक मॉडल है। बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने के पहले हमें इस बात पर जाना जरूरी है कि बोर के मॉडल के पहले एटम के बारे में और कितने लोगों ने अपने कौन कौन से मॉडल दिए उनको शॉर्ट में यहां पर चर्चा जरूर ही करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी और उनके हिसाब से 1804 में यह कहा गया कि एटम से छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता है, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट बहुत लंबे अरसे तक सही चला और इस कॉन्सेप्ट को तोड़ा जाकर के 1897 में जे टॉमसन ने। जे टॉमसन एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कर रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करना चाहते थे। उनका एक्सपेरिमेंट डिफ्यूजन ट्यूब वाला था, जिसमें वे हाई वोल्टेज और अलग अलग प्रेशर में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिफ्यूजन करना चाहते थे। और उसमें उन्हें निष्कर्ष मिला कि जिसको कैथोड रेज के नाम से भी जाना गया था, और ये जो कैथोड रेज थी वो एक्चुअली में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी थी, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। इस प्रकार से जो डाल्टन की थ्योरी थी वह खत्म हुई और उससे छोटा पार्टिकल हमें देखने को मिला, मतलब यह जानने की जगत में आया। अब इसके बाद टॉमसन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और हमें यह मालूम था कि एटम जो होता है वह न्यूट्रल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें पॉजिटिव पार्ट भी जरूर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां पर टॉमसन ने ही पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दी और उन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जो कि टोटली पूरी तरह से फ्लॉप था। मतलब उनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर एक प्लम पुडिंग डिश होती है, उसमें बीच बीच में जो ड्राई फ्रूट्स अटैच रहते हैं। अपन बोलचाल की एक नई एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे वाटरमेलन होता है, और उस वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो सीड्स होते हैं, काले रंग के बीज होते हैं, उनको आप इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। ऐसा जे टॉमसन कहते थे, जो कि बिल्कुल निराधार गलत था। लेकिन फिर भी यहां पर हमें जे टॉमसन को पूरी तरह से फ्लॉप नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से वो डाल्टन की थ्योरी को खत्म करने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस बात को बताया कि एटम को हम तोड़ सकते हैं। भले ही उनका मॉडल पूरी तरह से सही नहीं रहा, लेकिन कम से कम इलेक्ट्रॉन वाली बात उनकी बिल्कुल सही थी। इसके बाद मतलब यहां पर चर्चा हम जो मुख्य मुख्य साइंटिस्ट हैं उन्हीं की करेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड ने लगभग 1911 में अपना एक मॉडल दिया और उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद शेष जो पॉजिटिव पार्ट है एटम के अंदर, वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है। क्या जो टॉमसन ने बात बोली है वह सही है या कुछ और भी है। और उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो पतली सी गोल्ड फॉइल ली थी, सोने की पन्नी ली थी, और उसमें अल्फा कणों की, अल्फा पार्टिकल की बमबारी करा करके और एक निष्कर्ष में पहुंचे थे कि जो एटम है उसका ज्यादातर हिस्सा कैसा रहता है, खोखला होता है, और उसका टोटल जो मास है या पॉजिटिव चार्ज है वो उस स्फीयर की, मतलब जो एटम है उसके सेंटर में ही रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स
उसके चारों ओर रिवॉल्व होते हैं। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। वास्तव में यह न्यूक्लियस की ग्रेट डिस्कवरी थी, क्योंकि न्यूक्लियस ने जो बात सोची थी, जो बात लोगों के सामने लाए, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अद्भुत थी। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी बॉल, इतनी बड़ी बॉल मान लें, और ज्यादातर वो बॉल खोखली है, उसके एक सेंटर में बहुत छोटा सा पार्ट रखा हुआ है जिसमें पूरी की पूरी बॉल का जो पूरा का पूरा मास है उसी पॉइंट में बस है, और बाकी पूरा का पूरा हिस्सा लगभग कैसा है, खोखला है। अब उस पॉइंट को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। और इस बात को और देखा जाएगा कि एटम अपने आप में ही कितना छोटा होता है, उसका साइज बहुत ही ज्यादा कम होता है। एटम का साइज अगर हम बात करें तो 10⁻10 मीटर कहा जा सकता है। अगर इसको हम लिखें तो ये, अब इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो 10⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस की बात करें अगर तो और भी ज्यादा छोटा है। कितनी पावर का डिफरेंस है दोनों में, -10 और ये -15, मतलब -5 का डिफरेंस है। मतलब बहुत ही ज्यादा अंतर है। मतलब उसको ढूंढ पाना अपने आप में बहुत ही कठिन काम था। और रदरफोर्ड ने खुद भी अपनी इस डिस्कवरी के बारे में अपनी डायरी में लिखा है कि यह उसके जीवन की सबसे ग्रेट डिस्कवरी में से एक थी। हालांकि रदरफोर्ड ने जो आगे बात बोली कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मोशन करते हैं, मतलब चारों तरफ एक सर्कल में रिवॉल्व होते हैं, और उनका कहना यह था कि जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं वो किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं। मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक कक्षा की बात नहीं थी कि यहीं से घूमेंगे, यहां से घूमेंगे, यहां से घूमेंगे, वो कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन वो सर्कुलर मोशन ही करेंगे। और अगर इस कॉन्सेप्ट को सही मान लिया जाए तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, जरा विचार करिए। इसके लिए अगर हम विचार करें, ये देखिए, थोड़ा देर के लिए यहां पर हम मान लें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ये लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे तो उनके घूमने से कुछ ना कुछ रेडिएशन, कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर जरूर निकलेगी। अगर यह बात मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से भी लिया जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है तो उसमें से कुछ रेडिएशन निकलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो वर्क करेगा उसके हिसाब से उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। और अगर एनर्जी कम होती जाएगी तो धीरे धीरे इसकी जो ऑर्बिट है वह धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। एनर्जी ज्यों ज्यों कम होगी उसका लेवल कम होता जाएगा, और इस प्रकार से जाते जाते आखिरी में क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा। और न्यूक्लियस से टकराने का मतलब होता है कि एटम खत्म हो जाना। और यह प्रोसेस बहुत ही जल्दी होगी। मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि अब आज शुरू हुई तो कल हो रही है। मतलब लगभग इसके लिए माना जा सकता है 10⁻7 टू 10⁻−8 सेकेंड। मतलब बहुत ही कम समय में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा।
इस प्रकार से एटम का एग्जिस्टेंस भी नेचर में नहीं होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि एटम तो है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो रदरफोर्ड सोच रहे हैं वह कैसा है, गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी की सबसे खास बात यह है कि उनने न्यूक्लियस की खोज की, डिस्कवरी की, ठीक है, नाभिक की खोज की थी। लेकिन बाकी जो बातें हैं उनमें कमियां बहुत सारी थी उनकी थ्योरी में। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कमी कौन सी थी, यही वाली थी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूम रहा है तो वह घूमते घूमते उसकी ऑर्बिट की रेडियस क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और अंत में क्या होगा, वह न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और इस प्रकार से एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और कमी थी, वो ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ किसी भी कक्षा में, किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर उस एलिमेंट का, जिसका एटम लिया गया है, उस एलिमेंट का एक स्पेक्ट्रम लिया जाए, उसका स्पेक्ट्रम बनाया जाए। कैसे बनाएंगे, दो तरीके हो सकते हैं समझने के लिए। एक तो उस एलिमेंट्स को गर्म करके, उसकी गैसेस वेपर बना करके, और उसके बाद उसका हम स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, या उस एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट्स को जलाया जाए। अगर जलाते हैं हम तो उसमें अलग अलग कलर, हर एलिमेंट्स, केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, उनके स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। किसी भी, कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिनके स्पेक्ट्रम एक जैसे ही हो। मतलब अगर एक एलिमेंट्स को जलाएंगे तो उसका कलर अलग होगा। कलर अलग होने का मतलब क्या हुआ, उसका स्पेक्ट्रम अलग मिलेगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से अगर हम किसी भी एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वह कैसा हमको मिलना चाहिए, वह कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब एक क्रम से, मान लो वायलेट से शुरू होते हैं तो रेड तक चले जाएं। सपोज करिए वायलेट आया, इसके बाद वायलेट का इफेक्ट कम होता चला जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ने पर दूसरे कलर आते चले जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा कि यहां पर ये आया फिर रुक जाओ, फिर थोड़ा देर बाद आएगा, फिर थोड़ा देर बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूअस वो स्पेक्ट्रम होगा। ये बात अलग है कि जितने एलिमेंट्स होते हैं उनमें पूरे के पूरे कलर हो, जरूरी नहीं है। जैसे मान लो हम सोडियम का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें येलो कलर मिलेगा, बाकी कलर्स हमको नहीं मिलते हैं। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स की एक आइडेंटिटी है और उनके हिसाब से उनके कलर्स के स्पेक्ट्रम हमको मिलते हैं। तो यहां पर रदरफोर्ड के अनुसार जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा वो कंटिन्यूअस मिलना चाहिए, लेकिन रियल में जब देखा जाता है तो वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस मिलता ही नहीं है। फिर कैसा मिलता है, वो स्पेक्ट्रम मिलता है हमको कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये देखिए, इसमें पता चला यहां पर एक कलर मिला, फिर आगे एक कलर मिला, और भी अलग अलग कलर हो सकते हैं। ये आगे एक कलर मिला, और भी आगे एक कलर मिला। मतलब इस स्पेक्ट्रम को हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। यह पट्टों के रूप में या रेखाओं के रूप में होता है, गैप देकर के होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। यह जब रियल में स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तब हमको ऐसा मिलता है, जो कि इसका रीजन रदरफोर्ड की थ्योरी नहीं बता सकती है। तो इसके लिए नील बोर ने 1913 में, मतलब 1913 में अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, और उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने जो बात बोली है उसमें काफी कुछ बातें ठीक हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो ऑर्बिट वाली बात बोली गई है वह सही नहीं है। सही कितनी है कि सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन यह वाली बात सही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चाहे जिस ऑर्बिट में मूव करते हैं, चाहे जो भी ऑर्बिट हो सकती है, मतलब यहां से शुरू करें तो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती, कहीं भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो इसमें उन्होंने सुधार किया। तो नील बोर क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम समझेंगे पहले। देखें, फर्स्ट पॉइंट में नील बोर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट, न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व होते हैं। वो चाहे जिस
ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं होते हैं, और ऐसी कुछ खास जो ऑर्बिट्स होती हैं उन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट या नो रेडिएशन ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो उनसे रेडिएशन नहीं निकलती है, मतलब उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। इस बात को हम थोड़ा और विस्तार से समझ सकते हैं। जैसे अगर कहा गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो इससे रेडिएशन निकल रहा है, इसकी एनर्जी लॉस हो रही है। आखिर उनमें क्या है ऐसा? जो नील बोर ने अपनी बात बतलाई, खास किस्म की जो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं वो, उन ऑर्बिट्स में क्या है, ऐसा कुछ क्या है जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, और उसकी जो रेडियस है, ऑर्बिट की रेडियस है, वो कम नहीं हो रही है, वह अपनी अपनी कक्षा में ही घूमता रह जाता है। ऐसा क्या होता है? तो इसको क्लियर करने के लिए आगे के कुछ पॉइंट हमें समझने चाहिए, इसके बाद हम समझाते हैं। सेकेंड पॉइंट भी हम कवर करें, तब ये दोनों पॉइंट एक साथ हम समझ सकते हैं। उनका कहना यह है कि जो खास ऑर्बिट की चर्चा कर रहे हैं, नील बोर जिस खास ऑर्बिट की चर्चा कर रहे हैं, वो ऑर्बिट चाहे जो नहीं है, बल्कि उन ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम एच क्रॉस का इंटीजर मल्टीपल हो। मतलब ये देखिए, ये है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट कर सकते हैं। यह एच क्रॉस का इंटीजर मल्टीपल हो। हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू, ये क्या है? इंटीजर है। 1 2 3 क्या होंगे? इंटीजर है। यहां पर अगर हम एच क्रॉस को और फुल फॉर्म में ले आए तो एच क्रॉस का मतलब होता है h अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि नील बोर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो सकता है, घूम सकता है, जिनमें उनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो? h अपॉन 2 पाई की इंटीजर मल्टीपल हो, मतलब पूर्ण गुणक हो हिंदी वालों के लिए। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h अपॉन 2 पाई की क्या हो? इंटीजर मल्टीपल हो, मतलब पूर्ण गुणक हो। यहां पर h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू पहले भी पढ़ चुके हैं, 6.62 इंटू 10 पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो अब देखें वो जो स्पेसिफिक ऑर्बिट थी, वो स्पेसिफिक ऑर्बिट कौन सी है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो? h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल। जरा ध्यान दें, यहां पर ये एक वैल्यू है। अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करके देखें, पूरा सॉल्व करके देखें कैसे? h की वैल्यू लगा दें, ये वाली लगा दें, 2 है, पाई की वैल्यू लगा दें, ठीक है, 3.14 अप टू, और सॉल्व करें तो लगभग ये वैल्यू आती है, मतलब h क्रॉस की जो वैल्यू आती है 1.0546 इंटू 10 पावर -34, ये एच क्रॉस की वैल्यू आएगी। मतलब देखा जाए तो इस वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल हो, मतलब इसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ये क्या हो रहा है? 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये क्या है? क्वांटाइजेशन है। ये क्या है? ये क्वांटाइजेशन। एक प्रकार से नील बोर ने h अपॉन 2 पाई का क्वांटाइजेशन कर दिया। इस प्रकार से हम चाहें तो n को क्या बोल सकते हैं? एक प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं। और जो चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं आप पढ़ते हैं, उनमें ये फर्स्ट टाइप की ही क्वांटम नंबर है। यहां पर अगर n की वैल्यू 1,
मतलब फर्स्ट ऑर्बिट होगी तो उसे नील बोर क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। ये देखिए, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ उनको नील बोर ने क्या बोला, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, एन ऑर्बिट। ठीक है, अप टू। तो ये एन की वैल्यू हम जितनी जितनी बढ़ाते हैं, जैसा हम ये क्वांटम नंबर के रूप में यूज करते हैं, वही क्वांटम नंबर यहां पर ये आती है। ठीक है, अब अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इस बात को कैसे समझा जा सकता है, एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, उस एग्जांपल में चले, बात अच्छे समझ में आएगी। मतलब आपको लग सकता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, उसमें से रेडिएशन निकल रहे थे, और इन ऑर्बिट्स में भी करने से इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद भी रेडिएशन क्यों नहीं निकलेंगे। ठीक है, इस बात को हमें और बारीकी से समझना चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल की जरूरत है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में जरूर पढ़ा है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हिंदी वालों के लिए समविभव पृष्ठ। एक ऐसा इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या कहलाता है, जहां पर हम एक ऐसा सरफेस ले लें जहां पर हम किसी भी चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम उसको ले जाते हैं तो वर्क डन नहीं होता है, और वर्क डन नहीं होता है तो मतलब किसी किस्म की एनर्जी लॉस नहीं होती है, ना लॉस होती है ना उसकी रिक्वायर्ड होती है। इस प्रकार से ऐसा सरफेस हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करे और उनमें से एनर्जी लॉस या एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो। इसी टाइप से ये क्या होते हैं, एनर्जी लेवल बन जाते हैं। मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। मतलब फर्स्ट और सेकंड, ये देखिए यहां पर जैसे मान लें यहां पर ये है अपना न्यूक्लियस, ये देखिए, अब ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। अब यहां पर इन दोनों के बीच में जो ये वाला प्लेस है, ये वाला प्लेस है, ये प्लेस कौन सा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं सकता है। एक डायरेक्शन में और समझो, इसको एक प्रकार से और समझ सकते हैं। सेमीकंडक्टर पढ़ा है आपने, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, हिंदी वालों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल। मतलब जो कोवेलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच का जो स्थान होता है वो क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन या होल्स रुक ही नहीं सकते हैं। मतलब इन स्थानों, वो वही बात है जो यहां पर बतलाई जा रही, देखा जाए तो दोनों की दोनों एक ही बात है, वो मिलती जुलती बातें ही हैं। यहां पर देखें, ये जो बीच वाला प्लेस आता है, यहां पर ये इतने में इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता है। मतलब यहां से अगर मूव कर रहा है तो वो यही यही मूव करेगा, और ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जा ही नहीं सकता है, जा सकता है। अगर हम उसको एनर्जी बाहर से दे देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, उसके पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, तो वह अपने से अधिक एनर्जी लेवल में चला जाएगा। मतलब सबसे लो एनर्जी लेवल इसका होगा, उससे ज्यादा इसका होगा, उससे ज्यादा इसका होगा, उससे ज्यादा इसका होगा। मतलब क्या होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बाहर से दे दें तो वह यहां से यहां चला जाएगा, लेकिन यहां जाने के बाद वो एनर्जी उसकी नहीं है, उसका एनर्जी लेवल नहीं है, वह वहां से क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। क्यों आएगा, जब उसमें जाएगा तो उसमें उसके मूव करने से उसमें से फिर से एनर्जी निकलने लगेगी, क्योंकि वो उसकी स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं है। अगर यह बात ठीक से समझ में अभी भी नहीं आ रही है तो एक एग्जांपल चलो और लेते हैं। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल विचार करें कि आप अपने घर में रहते हैं, और घर में रहते हैं तो घर में रह करके पलंग में सोते हैं, नींद लेते हैं, सुबह उठ करके आप चाय पीते हैं, इसके बाद नाश्ता भी करते हैं
और इसके बाद खाना भी खाते हैं, सब कुछ उपयोग करते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है। जो पे करते होंगे वो आपके मम्मी पापा जाने, लेकिन आपके सामने समस्या नहीं है। अब आप अगर कहां जाते हैं, अपने घर से निकल करके किसी दूसरे शहर में जाते हैं और सोचते हैं मैं 4 दिन के लिए घूम करके आता हूं, तो आप अपने जेब में पैसे रख के जाएंगे। और जब बाहर जाएंगे आप, तो आपको अगर सोना भी है तो रूम चाहिए, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, मतलब आपके पैसे खर्च होंगे। इसके बाद आप खाना भी खाएंगे, फिर पैसे पेमेंट करेंगे, फिर पैसे खर्च होंगे। अब इसके बाद आपके पैसे खत्म होने लग गए। अब आप चाहें भी तो वहां पर नहीं रुक सकते हैं, आपको कहां आना पड़ेगा, लौट करके घर आना पड़ेगा। मतलब आप अपने घर में फ्री हैं, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको वहां पर कुछ पेमेंट नहीं करना। ठीक ऐसा ही यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो कोई टेंशन नहीं, मतलब यहां पर मूव करने में उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती। लेकिन अगर वो यहां गया, इसका मतलब वो बाहर निकल के चला गया। अब इसके बाद यहां पर जो मूव करेगा उसकी एनर्जी लॉस होगी, धीरे धीरे खर्च होती चली जाएगी, और कुछ देर के बाद ही उसको कहां आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, वह लौट करके वापस आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में नील बोर क्या कहता है, इसको चाहे तो हम यहां पर लिख भी देते हैं। ये देखिए, इसके लिए ये देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट यहां पर दिखाते हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट होगा वही, इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व ओनली इन सम स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। These orbits are called the non-radiating orbits or the stationary orbits. The electrons revolving in these orbits do not radiate any energy. मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन चाहे जिन कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, वे एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। और इन स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व होने पर इलेक्ट्रॉनों के रिवॉल्विंग होने पर उनसे कोई रेडिएशन नहीं निकलता है, मतलब उनसे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। यही बात इसमें हिंदी मीडियम वालों को भी लिखी गई। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में ना घूमकर कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमता है। इन कक्षाओं को गैर विकिरणशील कक्षाएं या स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के घूमने से कोई ऊर्जा विकिरित नहीं होती है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हमने अच्छे से क्लियर किया। अब देखिए इसके बाद सेकेंड पॉइंट। ये देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम अराउंड द न्यूक्लियस इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं खास कक्षाओं में रिवॉल्व होता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वह कितनी होती है, h/2 पाई की इंटीजर मल्टीपल होती है। हिंदी वालों को भी वही लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें नाभिक के चारों ओर उसका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 पाई का एक पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। क्लियर है? ये सेकंड पॉइंट हमने क्लियर किया। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, देखो दिखा देते हैं आप लोगों को पहले, ये देखिए थर्ड पॉइंट है, when an electron undergoes a transition from a upper orbit of higher energy to a lower orbit of lower energy, the difference of energy of electron in these orbits is emitted in form of electromagnetic radiation। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा
वाली, मतलब हायर एनर्जी लेवल से कहां ट्रांजिट करता है, लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है, मतलब संक्रमण करता है, घूम के उछल के आता है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में अगर हायर से लो में आए, सोच के देखिए, अगर हायर ऑर्बिट है मतलब सबसे ऊपर वाला ऑर्बिट है और उससे नीचे वाले ऑर्बिट में आता है, ऊपर वाली ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा थी, अब नीचे वाले में आएगा, वहां पर एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या होगा, जब आएगा आ तो जाएगा, लेकिन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो नील बोर कहता है कि वो जो एनर्जी डिफरेंस है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में आता है, मतलब हिंदी में विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में वह बाहर निकलता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट बतलाएगा कि कितना निकलता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि यह एच न्यू के इक्वल निकलता है। मतलब मान लिया जाए कि अगर एनवी ऑर्बिट से पीवी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा हो, संक्रमित कर रहा हो, मतलब कूद रहा हो, तो निम्न ऊर्जा स्तर में लोअर एनर्जी लेवल में आने पर उसमें एनर्जी डिफरेंस जो बनेगा वह कितना बनेगा, एच न्यू बनेगा। ठीक है, यही बात नील बोर ने कौन से पॉइंट में बोली है, यह बात बोली है अगले पॉइंट मतलब फोर्थ पॉइंट में। देखते हैं, ये देखिए फोर्थ पॉइंट, if an electron transit from the nth orbit to the pth orbit, यहां पर n is greater than p है, मतलब n ऑर्बिट ऊपर वाली होगी, बड़ी वाली है। ठीक है, then radiation emitted is given as En minus Ep is equal to h nu। ठीक है, यहां पर एक बात चर्चा में लानी बहुत जरूरी है कि नील बोर प्लांक की थ्योरी से तो सहमत थे इस रूप में कि एच न्यू एनर्जी निकलती है, लेकिन वास्तव में नील बोर फोटान का कॉन्सेप्ट मानने को तैयार नहीं थे। नील बोर जो मैक्सवेल की वेव थ्योरी थी उसके हिसाब से चल रहे थे, जो एच न्यू निकलती थी, एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही निकल रही है। अपन ने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि जो लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होते हैं, वो वेव फॉर्म में भी हो सकती हैं, फोटान फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो किसके पक्षधर थे वो वेव्स वाले पक्षधर थे। ठीक है, भले ही यहां पर एच न्यू लिख रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट किस बाबत था, वो था इसमें वेव फॉर्म में। अगर हम यहां पर देखें तो न्यू को अपन चेंज करके सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, तो एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो उनका कॉन्सेप्ट वेव फॉर्म में था। हालांकि इसकी चर्चा करना यहां बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप लोगों को एग्जाम में सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें जो आंसर लिखना होता है वह सिस्टमेटिक टू द पॉइंट ही लिखना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में पूरा 3-4 पेज का निबंध पूरा नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर देखें, इस बात को हम क्लियर करते हैं और अच्छे से। ये देखिए, मतलब ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर न्यू का मतलब सी अपॉन लेमडा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस से कौन सी एनर्जी निकलती है, टू द पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, हालांकि वह किस फॉर्म में है, वह फोटान फॉर्म में है या फिर वेव फॉर्म में है। अगर बात पूछी जाती है कि अकॉर्डिंग टू नील बोर, तो हमें बोलना चाहिए, ये देखिए यहां पर इस बात को और हम यहां पर डायग्राम में बतलाते हैं। ये देखिए, जैसे मान लो ये है न्यूक्लियस, ये देखिए, अब इसके बाद एक ऑर्बिट ये है,
और एक ऑर्बिट ये है, ये देखो। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, तो अब यहां से क्या होगा, ये देखिए, ये आएगा अपना एच न्यू। ये मायने नहीं रखता है फिलहाल कि वो फोटॉन के फॉर्म में आ रहा कि वेव के फॉर्म में आ रहा, लेकिन नील बोर का कॉन्सेप्ट है तो हमने यहां वेव के फॉर्म में ऐसा करके एच न्यू लिख दिया, ठीक है। ऊपर से जब नीचे आता है तो इसमें से क्या निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, दोनों का डिफरेंस ये होता है। अब जब वो ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है तो सीधी सी बात है कि हम नीचे से ऊपर जाने के लिए भी हमको वैसी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एच न्यू एनर्जी अगर हम दे दें तो वो जंप करके ऊपर वाली एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहां पर ऊपर से नीचे आने, मान लो हमने यहां पर एनर्जी दे दी और ऊपर गया और ऊपर से नीचे थोड़ी ही देर में आ जाए, ये थोड़ी देर क्या होता है, बोलने में लगता है थोड़ी देर, लेकिन ये थोड़ी देर फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा थोड़ी देर है। ये होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, सिर्फ इतना सा समय 10⁻⁸, मतलब 1 लिख करके 1 अपॉन और कितने 1 लगा के 80 लगाइए, इतने सेकेंड। 1 सेकेंड तो कितना कम होता है, उसके बाद इतना 1 में डिवाइड करना, इतनी सारी वैल्यू, मतलब बहुत ही कम समय, हम सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। उतने ही कम समय में इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहां जाता है, नीचे आ जाता है। क्लियर है, इस प्रकार से ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब लास्ट पॉइंट नील बोर क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट नील बोर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है, अब अपन फिजिक्स में आ जाते हैं पिछली, कि सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी शर्तें क्या होती, कंडीशंस क्या होती हैं। सीधी सी बात है, सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए, मतलब अगर सर्कुलर मोशन है इलेक्ट्रॉन की तो सेंट्रीपेटल फोर्स तो चाहिए चाहिए, हिंदी वालों के लिए अभिकेंद्री बल, ठीक है। सेंट्रीपेटल या अभिकेंद्री बल अगर नहीं है तो वृत्ताकार मार्ग में सर्कुलर मोशन कैसे हो सकती है। अब वो सेंट्रीपेटल फोर्स मिल कहां से रहा होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में कूलाम्स लॉ लगा दो, यहां पर प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जितनी भी डिफरेंस हो उनकी। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है कूलाम, अकॉर्डिंग टू कूलाम वाला, वही बन जाता है क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स। इस प्रकार से कहें तो हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है, अलग से यहां लिखते हैं, mv² अपॉन r है, ये होता है 1/4πε0। अब Q1 Q2, Q1 किसको मान ले, मान लो न्यूक्लियस के चार्ज को मान ले, तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है, Ze। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, E क्या है, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। ध्यान दें यहां पर E प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर यही इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो Q1 मान लिया जाए अगर क्या न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का चार्ज कुल कितना होगा, वो होगा 1 जितना 1 प्रोटॉन का चार्ज होगा उसमें क्या कर दें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q1 का मतलब हो जाएगा Z, तो Z इंटू कितना E, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू क्या है E, ये लो अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी मान लें R। इस प्रकार से जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये कहता है कि
जो रिक्वायर्ड, जो आवश्यक हमारे लिए सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कहां से मिल जाता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से मिल जाता है। ठीक है, इस बात को अपन चाहें तो देख सकते हैं। देखो, अगर पॉइंट में लिखना है, आप लोगों को नोट करना है, इससे नोट कर सकते हैं। ये देखिए, when an electron revolves in a circular orbit for the dynamic equilibrium, the force of attraction between the electron and the nucleus provides the necessary centripetal force for the motions in circular path। ठीक है, हिंदी वालों के लिए, जब एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो गतिशील संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नील बोर के 5 पॉइंट थे। देखा जाए तो सिर्फ 5 पॉइंट हैं, इनको 5 मिनट में भी बोला जा सकता है, लेकिन वो पॉइंट बोल दिया जाए और उनको रट करके लिख लेना एक अलग बात है, लेकिन हर पॉइंट को समझना एक अलग बात है। ठीक है, हर पॉइंट को अच्छे से समझें और उसके बाद फिर लिखें तो बात ही कुछ और होगी, पूरे कॉन्सेप्ट आगे वाले क्लियर होंगे। नील बोर में हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो होंगी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब जो ऑर्बिट की रेडियस है वह कितनी होगी। हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, उसके लिए डेरिवेशन निकाल लेंगे। हम पढ़ेंगे कि उसका टाइम पीरियड या आवर्तकाल, मतलब 1 राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगता है, वो भी निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे कि जो उसकी आर्मी कक्षा है, आर्मी ऑर्बिट है, उसमें एनर्जी कितनी होती है, वो निकालेंगे। बहुत सारा पढ़ना है इसमें, और ये सभी पार्ट नेक्स्ट क्लास में कवर किए जाएंगे, क्योंकि एक ही क्लास में कवर करेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नील बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में और पढ़ेंगे और इनकी कमियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी मॉडल, नील बोर वाला मॉडल भी है, उसमें ही कुछ कमियां हैं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।